हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलेरिंग शिक्षा दौर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग एमएट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2024 के पेपर को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन को। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, कि सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल फाउंडेशंस के क्वेश्चंस भी हमारे एमएट एंट्रेंस में आते हैं, जो कि बेसिकली 20 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपको क्या ये क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। नहीं आते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, चलिए। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग वाइल रीडिंग, वाइल गिविंग द एंट्रेंस पेपर, हम लोग थोड़े प्रेशराइज होते हैं, तो हम कभी कभी ये नॉट वाला जो वर्ड है उसको स्किप कर देते हैं। तो नॉट वाले स्किप को नहीं भूलना है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। राइट, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल नहीं है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत नहीं है। सो पहला जो एमसीक्यू है इसका, वो है इट गारंटीज द राइट टू स्पीक एंड एग्री। ओके। सो आई होप आप सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे हम सबको राइट टू स्पीक होता है। ओके, राइट टू चॉइस होता है, तो हम कोई भी चीज को डिसएग्री कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, लेकिन हमको कौन सा पता करना है, हमको पता करना है विच इज नॉट द प्रिंसिपल। ओके। सेकंड है इट स्टैंड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस, ब्रदरहुड, ये सारे भी प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के। देन सी है सोवरेनिटी रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल। ओके, सोवरेनिटी भी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो डेमोक्रेसी में देखा जाता है। ओके, तो बेसिकली तो ये तीनों नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ होना चाहिए। एक बार फोर्थ को पढ़ भी लेते हैं। इट प्रमोट्स coercive methods of resolving issues। ओके, सो यहाँ पे वर्ड आया है आपका कॉर्सिव। कॉर्सिव मेथड बेसिकली वो मेथड्स होते हैं जो बेसिकली आप फोर्सफुली कोई चीज को करते हो। ओके। सो आई डोंट थिंक, मतलब अगर आपने जितना भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा, कि डेमोक्रेसी कभी भी फोर्सफुल मेथड्स को प्रमोट करती है कोई भी इशू को सॉल्व करने के लिए। राइट। सो दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो 41 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी। ओके, चलिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ हेल्पिंग हैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नाउ सी, नेशनल इंटीग्रेशन, नाउ व्हाट बेसिकली इज नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन इज बेसिकली व्हेन आप जो पूरा एक नेशन है, जो पूरा एक देश है, ठीक है, उसको एक साथ इंटीग्रेट करते हो, ब्रदरहुड लाते हो। ठीक है, विदाउट एनी डिफरेंसेस रहते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, भाईचारा होता है बेसिकली। तो तब जाके नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग आती है। तो इसमें से कौन सा बेसिकली आपका ऑप्शंस है जो इसको प्रमोट करता है, इस फीलिंग को, द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे सामने है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ओके, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सी, डिस्पैरिटी मींस डिफरेंसेस। इकोनॉमिक की डिफरेंसेस मतलब कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। तो क्या इस इससे अगर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है अमीरी और गरीबी में, क्या इससे नेशनल इंटीग्रेशन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। देन अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है रीजनलिज्म। ओके, रीजनलिज्म बेसिकली मींस टू फाइट विद अदर्स ड्यू टू रीजन। ठीक है ना, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक जम्मू कश्मीर वाला है, वो तमिलनाडु वाले से लड़ रहा है, मतलब वो ये बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर जो रीजन है वो ज्यादा सुपीरियर है, आपका इंफीरियर है। तो आई डोंट थिंक इससे नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। कास्ट सिस्टम, ओके, सो यू ऑल नो कास्ट सिस्टम। दैट कास्ट सिस्टम, बेसिकली इन कास्ट सिस्टम वी हैव सर्टेन हायरार्की, है ना, हमारे बहुत सारे हायरार्कीज हैं, जैसे कि जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो सोसाइटी। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है वो डिवाइड करता है सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। ओके, सो इससे भी नेशनल इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वही इसका मतलब सही आंसर होना चाहिए। तो वो कौन सा क्या ऑप्शन है? ओपन एजुकेशन सिस्टम। ओके, सो द एजुकेशन सिस्टम इज ओपन। सो बेसिकली कोई भी इस ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जहाँ पे कोई भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है ना, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हर 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 कम्युनिटी के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे आके पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो दे विल फील काइंड ऑफ ब्रदरहुड, तो वहां पे एक नेशनल इंटीग्रेशन का फील आएगा।
ओके, तो इसीलिए 42 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। ओके, चलिए। 43, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशनिस्ट टू मेक रिमार्क्स, द टीचर टीच लैटिन टू जॉन इन सपोर्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो देखिए, ये जो इन तरह के क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे कोट्स भी आते हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनके बहुत सारे कोट्स भी आ जाते हैं कभी कभी। 1 नंबर का, 2 नंबर का, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का ही आता है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस आपको अगर क्रैक करना है तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो किसने कहा था ये? तो मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एज इट इज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे कोट्स, डेफिनेशंस, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट की पूरी प्रोवाइड करूंगा, लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप बेसिकली पढ़ के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 43 का सीधा सीधा आंसर जो होगा वो हो जाएगा एडम्स। वो हो जाएगा एडम्स। ओके, चलिए। Now 44. Who has divided human activities into 5 categories to enhance the complete living aim of education? So aim of education यहाँ पे बात हो रही है, aim of education. So basically ये जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा आया है फिलोसफी से। ठीक है, हम कई सारी फिलोसफीज को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे तो एक पूरा सेशन होगा फिलोसफीज के ऊपर, कई सारे आई मीन सेशंस होंगे जहाँ पे हम आपको अलग अलग फिलोसफीज के बारे में पढ़ाएंगे कि कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है कोई भी एजुकेशन सिस्टम को, करिकुलम को, स्कूल कैसा होना चाहिए और एम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन से फिलोसफर ने जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एज अ एम ऑफ एजुकेशन। ओके, सो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा ए, हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने पांच, बेसिकली 5 एक्टिविटीज में डिवाइड किया था। मैं आपको वो 5 एक्टिविटीज बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो एक्टिविटीज है वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन। ना सी, सेल्फ प्रिजर्वेशन बेसिकली में सी, अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन का एम कैसा होना चाहिए? तो मतलब एजुकेशन के थ्रू हम कोई एम को अचीव कर रहे हैं। अगर हम कोई भी मतलब एम को अचीव करना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू, तो मतलब हमको सर्टेन सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, है ना, सर्टेन डिसिप्लिन को पढ़ना पड़ेगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, इसको अचीव करने के लिए, ठीक है, हमको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जिससे हम अपने बारे में जाने। ठीक है, सब्जेक्ट्स लाइक फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, देन एनाटॉमी हो गया, ठीक है, और हाइजीन हो गया, जिससे हम लोग अपने सेल्फ, अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, जब हमको ये पता होगा कि हमारी बॉडी कैसी है, हम उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हमको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ऑल दीज थिंग्स। ओके, देन सेकंड जो आता है वो आता है जो जो सेकंड एक्टिविटी है वो है बेसिकली सिक्योरिंग लाइफ नेसेसिटीज। सिक्योरिंग लाइफ नेसेसिटी, नेसेसिटीज, ओके, सॉरी, बेसिकली हमको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा जिससे जो हमारी रोजमर्रा की, हर दिन की जो नेसेसिटी है वो पूरी हो जाए। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी शॉप पे गए, देन वहां पे आप जाओगे तो आप वहां पे कोई भी सामान खरीदोगे तो वो आपसे कुछ पैसे मांगेगा, कुछ पैसे वापस करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने पैसे वापस मिलने चाहिए? वो तब आपको तब पता चले जब आपको कैलकुलेशंस आती हो, राइट, आपको भी लैंग्वेज बोलने आती हो, राइट, आपको बेसिक स्किल्स आती हो, रीडिंग, राइटिंग। तो ये सारी चीज जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे कौन से एम को पूरा करेंगे? जब हम कौन से एम को पूरा करेंगे? हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज से। नाउ द थर्ड एक्टिविटी इज बेसिकली रियरिंग। नाउ रियरिंग बेसिकली व्हाट हर्बर्ट स्पेंसर हैज सेड, दैट जो बच्चे हैं उनको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाओ जिससे वो ये समझ पाए कि कि बच्चों को कैसे पालना है, मतलब दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे पालना है। तो बेसिकली यहाँ पे एम ये होना चाहिए एजुकेशन का कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जब वो बड़े हो जाए, पेरेंट्स बने, तो उनको पता हो कि हमको कैसे अच्छे से पेरेंटिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली चाइल्ड, इसमें जो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं वो चाइल्ड, चाइल्ड साइकोलॉजी हो सकता है, चाइल्ड फिजिकलिटी के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, देन उसके बाद हमारा आशा आता है सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन, ओके,
तो बेसिकली सोशल ऑब्लिगेशन जो है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जो बेसिकली हमको ये बताएंगे कि जो सोसाइटी है हमारी, जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके की है, जो हमारा कल्चर है वो कैसा है। तो हमको कैसे कौन से सब्जेक्ट से पढ़ के अपने सोसाइटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। बेसिकली जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स होते हैं, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें। और द लास्ट एक्टिविटी है दैट इज लीजर, दैट इज लीजर। ओके, नाउ लीजर के लिए हम कोई भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को कर सकते हैं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आता हो, बच्चे जिसको एंजॉय करते हो। लीजर टाइम क्या होता है, मतलब आपका एक सुकून का टाइम है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो। आप रीडिंग कर सकते हो, आप कोई गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा टाइम ले लिया, बट इट्स ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। Then the 45th question is which of the following is not a source of socialization of child। ठीक है, फिर अगेन देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे पूछा गया नॉट। देखिए जो भी नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट चेक होता है। जितना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा उतने अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, ठीक है। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सोशलाइजेशन बेसिकली इन जनरल सेंस, अगर आप देखिए ये भी एक टॉपिक है जो हम अपने कोचिंग्स में कवर करते हैं। सोशलाइजेशन की जो एक बच्चा है वो कैसे सोशलाइज हो रहा है, वो कैसे सोसाइटी के बारे में सीख रहा है, कैसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करना है, ये सीख रहा है, ऑल दोस थिंग्स, ओके। इसमें से कौन सा सोशलाइजेशन का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो रिलीजियस फेस्टिवल, तो क्या रिलीजियस फेस्टिवल एक सोर्स है सोशलाइजेशन का? जी बिल्कुल है। रिलीजियस फेस्टिवल इज अ सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि बच्चा सीखता है इसका रिलीजन कैसा है, तभी वो अपनी कम्युनिटी वाले लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा। नेबरहुड, बच्चा अपने मोहल्लों में जाता है, अपनी कॉलोनीज में जाता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, सोशलाइज करता है ना, तो नेबरहुड भी सोर्स है। क्लब्स, क्या बच्चा क्लब्स जाता है? नहीं, यहाँ पे बात चाइल्ड की हो रही है, ठीक है। और अगर वो जा भी रहा है तो वहां पे नेगेटिव सोशलाइजेशन होगा, ठीक है ना, वो सोशलाइजेशन हेल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि आपको ठीक है, आप एक बार को ये कह सकते हो कि क्लब्स में भी सोशलाइजेशन हो सकता है, वहां पे वो लोगों से मिल रहा है। बट अगेन यहाँ पे चार ऑप्शन है, हम चौथे को भी देख लेते हैं, फिर इसका आंसर क्या मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। लास्ट है, सॉरी आंसर का जवाब नहीं देता हूँ, आंसर का क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ओके, सो लास्ट है बेसिकली सिनेमा। ओके, देखिए जो मूवीज होती है, यहाँ पे सिनेमा हॉल से मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी मीडिया हो सकता है सिनेमा की जगह, कोई भी मीडिया। तो जब एक बच्चा कोई कार्टून देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, तो सीरियल्स में भी बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट दिखाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें बच्चे देख के सीख जाते हैं, है ना। तो मतलब ये भी सोर्स है। तो आप चारों सोर्स हैं, लेकिन अब आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस पहले देख लेने हैं। तो देखिए फेस्टिवल भी अप्रोप्रिएट वन है, नेबरहुड भी है, सिनेमा भी है, क्लब क्यों नहीं है? देखिए सबसे पहले तो बच्चा क्लब क्यों ही जाएगा, अभी बच्चा है, वो चाइल्ड है, अडल्ट नहीं है। दूसरा, अगर जाता भी है तो वो नेगेटिव सोशलाइजेशन होगा, वो अप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लब्स। ओके, चलिए। Now 46. Which of the following is not an element of non-material culture? Again, not की क्वेश्चन तो पीछे ही नहीं छोड़ता है भाई, ठीक है। नॉट, ना सी, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नॉन मटेरियल कल्चर। नाउ व्हाट इज मटेरियल कल्चर एंड व्हाट इज नॉन मटेरियल कल्चर? तो देखो सिंपल सा, आप लोगों ने ये फ्रेज सुना होगा, मोह माया से दूर हूं मैं, दुनिया की मोह माया से दूर हूं मैं, ठीक है, दुनियावी चीजों से दूर हूं मैं। दुनियावी चीजें क्या है? मनी, है ना, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें मटेरियल कल्चर है। ओके, नॉन मटेरियल कल्चर बेसिकली जब आप इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, उसको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती है ये दुनिया की चीजों से, ठीक है। वो ज्यादातर फिक्रमंद होता है अपने आफ्टर लाइफ के बारे में, ये स्पिरिचुअल जो भी चीज होते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पता करना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन है यूटेंसिल, तो यही सही आंसर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूटेंसिल जो है ना, होता है ना, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, मटेरियल है ये सारी चीजें, ओके। तो बेसिकली जो यूटेंसिल है वो एक मटेरियल कल्चर का पार्ट है, एलिमेंट है, इसलिए यही सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिलीजियस फेथ ये नॉन मटेरियल है, वैल्यूज भी नॉन मटेरियल्स होती है, सुपरस्टिशन भी नॉन मटेरियल होती है। ओके, चलिए। 47, चूज द इनकरेक्ट आंसर। देख रहे हैं आप अभी तक, देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन नॉट के आ रहे हैं या निगेटिव वाले आ रहे हैं, है ना। ओके, चूज द इनकरेक्ट, हमको यहाँ पे पता करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। नाउ सबसे पहला, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी आर रेसिप्रोकल। यस, दे आर रेसिप्रोकल, ठीक है। एजुकेशन हेल्प करता है डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट हेल्प करता है एजुकेशन में चेंजेस लाने के लिए, तो दोनों चीजें है। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। कल्चर इज entirely डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद
सोशल एनवायरनमेंट, जो कल्चर है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पे, जब इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं एक सोशल एनवायरनमेंट पे। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, आप कैसे ही कल्चर को बना सकते हो जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो ना। ठीक है, सी, एजुकेशन डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो एजुकेशन होता है वो डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी कैसी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, कि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग जोन अलग है, तो उसी हिसाब से उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये भी ट्रू एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये तीनों अगर ट्रू है तो लास्ट वाला इनकरेक्ट ही होना चाहिए। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पर्सनैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सीधे सीधे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? देखिए, जो पर्सनैलिटी होती है कोई भी इंडिविजुअल की, वो होती है आपका हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का रिजल्ट। जो पर्सनैलिटी हमारी होती है, ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो इन द एंड जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बेसिकली उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी से भी आती है, साथ में एनवायरनमेंट भी, मतलब दोनों मिल के हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं ना। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका चलना फिरना अपने फादर या मदर की तरह होता है ना। उनका जो फिजिकल पर्सनैलिटी होती है, अगर अगर फादर लंबे या मदर लंबी तो वो भी लंबा होता है ना, मतलब बेसिकली हाइट जो इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, तो हेरिडिटी से भी आता है, तो इसीलिए यही होगा आंसर। ओके, चलो। Who the philosopher among the following who is not an idealist? Now see, idealist जो philosophy है, अगेन idealist वो लोग होते हैं जो idealism में believe करते हैं, जो idealism में believe करते हैं। Idealism is a philosophy. Okay, as I told you that we will go through a lots of philosophies while we will cover our syllabus in our coachings, right? So अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है कोचिंग्स की, तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आप लोग आए, हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें एमएट के, और इंशाल्लाह आप लोग का एमएट का एंट्रेंस बहुत ही आसानी से निकलेगा। चलिए, तो हु इज नॉट एन आइडियलिस्ट? सी, आइडियलिज्म इज अ फिलोसफी विच इज रियली ओल्ड, एंशियंट टाइम की फिलोसफी है बेसिकली, अगर आप देखो तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेक्राइट्स भी एंशियंट टाइम के हैं, प्लेटो भी एंशियंट टाइम के, हीगल भी एंशियंट टाइम के, लेकिन कार्ल मार्क्स, he is not someone who is an ancient personality, he is from modern history, right? मॉडर्न हिस्ट्री। और कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है बेसिकली वो कौन सी है? वो है मार्क्सिस्ट, वो है मार्क्सिज्म, या मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ही मार्क्सिज्म दिया, तो वो आइडियलिस्ट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। The term secularism was first used by a British writer named, now who coined the term secularism? तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है वो है जॉर्ज हॉलियर। ओके, इन्होंने ही सेक्युलरिज्म के बारे में सबसे पहले बात की थी, ये वर्ड दिया था कि जो एक सोसाइटी होनी चाहिए वो सेक्युलर होनी चाहिए, और कोई भी एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हमको सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी हम लोग लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से करवाते हैं सेक्युलरिज्म पे, प्रॉपर। सो यू कैन, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम ही अपनी कोचिंग में जब मैंने पढ़ाया था, तो सेक्युलरिज्म क्या, ये जो क्वेश्चन बना है, इसकी एक पूरी लाइन मैंने लिखवाई थी कि सेक्युलरिज्म वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज हॉलॉक। तो वहीं सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन तो यही आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी सारे जो क्वेश्चंस अभी हमने देखे वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जब आप अच्छे से पढ़ोगे, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कोचिंग में, और जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपको अपने एंट्रेंस को इजी बनाना है, उसको बहुत ही इजीली क्रैक करना है, तो आप हमारे जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो डायरेक्टर है मिराज मैम, वो आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स बताएंगे, और उनके नोट्स तो इतने ही अच्छे होते हैं कि वहां से डायरेक्ट 10-10 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, मैं रिजवान खान जो आपको फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगा। यासिर सर है हमारे साथ, जो रीजनिंग के बहुत ही अच्छे, अगेन बहुत ही अच्छे टीचर हैं। देन आसिम सर इज फॉर इंग्लिश। ओके, चलिए। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज शेयरिंग ऑफ पावर। ओके, तो सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस बाय मेथड्स ऑफ डेलीगेशन एंड कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ। तो बेसिकली ये जो सारा मेथड है, ये
इसमें से दिए हुए कौन से ऑप्शंस का एसेंस है बेसिकली, या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का इन सब से कोई मतलब नहीं। सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट रिलीजन, सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट रिलीजन, राइट। डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब कि डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी में सारी चीजें होती हैं? जी बिल्कुल होती है। पावर शेयरिंग होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में हम लोग फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, है ना। फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव वी हैव इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म गवर्नमेंट को मतलब क्या होता है? जहां पे पावर शेयर हो रही है एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, तो ये आंसर होगा। लेकिन हम लोग अगेन सारे ऑप्शंस को आप एक बार पढ़ लो, क्या पता कभी कभी ट्रिकी ऑप्शंस भी होते हैं। तो अगला है सोशलिज्म। सोशलिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब आप सोशलिज्म को पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ा होगा या अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सोशलिज्म है वो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली सोशलिज्म नहीं हो सकता और नन ऑफ तो नहीं होगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, चलिए। नाउ 51, मॉडर्नाइजेशन दैट डिनोट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट हैज एट इट्स बेस। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। हैज इट्स बेस बेसिकली, ठीक है। तो जो मॉडर्नाइजेशन है, जो ऑल मतलब ऐसा मॉडर्नाइजेशन जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, वो किस पे बेस्ड होगा? ठीक है, तो वो तभी बेस्ड हो सकता है जब एजुकेशनल डेवलपमेंट हो। जब एजुकेशनल डेवलपमेंट, सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन पैसा आ जाएगा तो क्या उससे उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है? क्या उनकी थिंकिंग चेंज हो सकती है? बहुत लोग ऐसे हैं जो अमीर होते हैं लेकिन बट दे आर नॉट दैट गुड एट इंटेलेक्चुअल लेवल, राइट। सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो एजुकेशनल डेवलप, सी, एजुकेशन जो मॉडर्नाइजेशन होता है, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन इज नॉट ओनली अबाउट लोग सोचते हैं कि हम मॉडर्न तब बन जाएंगे जब हम बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन लेंगे और स्टाइल, वी विल बी स्मार्ट, वी विल वेयर सर्टेन क्लोथ्स, है ना, महंगी गाड़ी से चलेंगे तो हम मॉडर्न नहीं। मॉडर्न इंसान अपने ब्रेन से होता है, अपनी थिंकिंग से होता है, ठीक है ना। जब उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जब वो फिजिकली भी अच्छा होता है, राइट, वो लोगों की हेल्प करता है क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है, उसे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट। ओके, चलिए। नाउ 52, इन ऑर्डर टू प्रमोट social and national integration, the idea of common school system was proposed by। now ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया है सीधे सीधे आपका कमीशन पे। तो बेसिकली आपके जो एमएट का जो सिलेबस है एंट्रेंस का, ओके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कमीशन से पूछ ले जाते, जो भी एजुकेशन कमीशन हमारी इंडिया में रही है उनसे आ जाता है, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात की थी प्राइमरीली, वो की थी हमारे कोठारी कमीशन। किसने की थी? कोठारी कमीशन। ओके, क्योंकि कोठारी कमीशन का एक बहुत ही फेमस कोट है दैट द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन क्लासरूम्स, है ना। तो इंडिया की डेस्टिनी जो है वो कैसे शेप होगी? वो तब शेप होगी जब एक सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन होगा, जब बच्चे साथ मिल के रहना सीखेंगे, ठीक है ना, और उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोठारी कमीशन। मुदालिर कमीशन भी आपके नोट्स में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और सोशल इंटीग्रेशन कमिटी भी हो सकता है, एंड ऑल दोस। Sociology is the study of human interaction and interrelationship, their conditions and consequences. Whose definition is this? तो बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि आपको जब आप सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो आपको सोशियोलॉजी की कई सारी डेफिनेशंस को भी देखना पड़ेगा, कई सारे सोशियोलॉजिस्ट की दी हुई डेफिनेशंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक से दो नंबर तक का क्वेश्चन, मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है गिंग्सबर्ग। गिंग्सबर्ग ने ये वाली डेफिनेशन दी थी। ओके, चलो। 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए ना, नॉट तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा है, आज नॉट पीछा नहीं छोड़ेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो कल्चर इज अ सोशल हेरिटेज। इस कल्चर सोशल हेरिटेज, यस इट इज अ सोशल हेरिटेज, राइट। आप हिंदू हो, आप कोई भी पूजा कर रहे हो, आप मुस्लिम हो, आप कोई भी त्योहार मना रहे हो, तो वो आपका हेरिटेज है, ठीक है ना। तो कल्चर इज अ सोशल हेरिटेज, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, तो ये तो नहीं होगा। कल्चर इज अ बायोलॉजिकल हेरिटेज, क्या कल्चर बायोलॉजिकली आता है? पर्सनैलिटी का तो सुना था, लेकिन क्या
कल्चर भी नहीं, कल्चर नहीं आता, ठीक है, आप कल्चर के साथ पैदा नहीं होते हो। कल्चर आप जब इंटरेक्ट करते हो लोगों से तब मिलता है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। ओके, चलो। 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर? है ना, नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, ठीक है, कि इनमें से कौन सा कौन सा इनमें से जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका इन्फ्लुएंस मतलब सॉरी मतलब आई एम सॉरी, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, कि एजुकेशन जो है वो कल्चर पे इन्फ्लुएंस मतलब कौन सा इसमें से नहीं है। सबसे पहले जो है वो है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो यस, सी, एजुकेशन हेल्प्स, एजुकेशन हेल्प्स कल्चर। ओके, कैसे? इन द ट्रांसमिशन, इन द ट्रांसमिशन कैसे? सिंपल है, देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप अपने इंडिया की कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, आप उसकी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो, तो ट्रांसमिशन हो रहा है ना। जो भी कल्चर था एजुकेशन थ्रू वो आप में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, यस, एजुकेशन से ही कल्चर चेंज भी होते हैं, कल्चर कंटिन्यू भी रहते हैं, कि कल्चर कब कंटिन्यू रहेंगे, जब वो ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, तो ये भी इन्फ्लुएंस है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, क्या ये है? थोड़ा सा ट्रिकी, अब इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। डी, स्ट्रेंथनिंग कल्चर लैग, क्या वो कल्चर लैग को बढ़ावा देता है और स्ट्रेंथन करता है? लैग, लैग मतलब जो बीच में गैप है, कमी है, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है। कैसे? देखिए, सपोज कर लीजिए कहीं पे कल्चर लैग है, मुझको एक कल्चर के बारे में पता है लेकिन दूसरे बंदे को नहीं पता है, तो मैं उसको एजुकेशन के थ्रू कल्चर ट्रांसमिट करूंगा ताकि जो लैग है वो कम हो। तो बेसिकली इट डज नॉट स्ट्रेंथन कल्चर लैग, इट वीकेंड, इट वीकेंड द कल्चर लैग, ओके, कमजोर करता है बेसिकली उसको, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेड social change is a term used to describe variation in or modification of any। देखिए, अगेन डेफिनेशन से एक क्वेश्चन फिर बन गया। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपने देख लिए कि डेफिनेशन से सीधे सीधे बने हैं, इसका मतलब कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा ए है, इसमें कोई भी चीज डिस्कस करने वाली नहीं है। ये आया तो आया, नहीं आया तो टाटा बाय बाय, छोड़ दो। चलो, इसके साथ, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन सोशल चेंज? सोशल चेंज में कितनी स्टेजेस होती हैं? A1, B2, C3। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे डी ऑप्शन भी होना चाहिए, ओके, और वो 4, और 4 ही सही आंसर। सोशल चेन में 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो है इमरजेंस, वो है इमरजेंस। सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज बेसिकली सोसाइटी में जब आप कोई चेंज लाना है, तो आप कब चेंज लाओगे? जब आप कोई भी चीज सही नहीं है, एग्जैक्ट, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये है प्रॉब्लम, इसको हटाना है, सोसाइटी में ये चेंज लाना है, ठीक है, तो वहां से इमरजेंस हो जाएगा। दूसरा स्टेज होता है बेसिकली आपका जो होता है वो होता है कॉलेज। ओके, कॉलेज बेसिकली मीन्स अभी सिर्फ मुझको ये चीज मतलब एहसास हुआ मुझे कि ये चीज गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे सोसाइटी को चेंज होना चाहिए। कॉलेज में क्या होता है बेसिकली कि जो भी सोशल चेंज है वो पब्लिक तक पहुंच जाता है, पब्लिक, बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक इसको सपोर्ट करती है कि अभी सोशल चेंज हुआ नहीं है, अभी जो पब्लिक है वो इसके लिए मतलब प्रोटेस्ट कर रही है या कोई भी कुछ भी कोई भी प्रोसेस को फॉलो कर रही है जिससे सोशल चेंज आए। देन उसके बाद जो होता है वो होता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट बनना बेसिक। नाउ अभी क्या हुआ कि अब जो थर्ड स्टेज है, वो जो सोशल मतलब बेसिकली जो भी सोशल चेंज का जो एलिमेंट था ना, उसका भी एक इंस्टीट्यूट बन गया है। सपोज कर लीजिए कि भाई मुझको ऐसा लगता है कि विडो विडो रीमैरिज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सोसाइटी में नहीं हो रही है, तो मुझको ये चेंज करना है। ये प्रॉब्लम थी, मैंने लोगों तक पहुंचाया, लोग भी अवेयर हुए, लोग ने कहा कि हाँ भाई ये चेंज होना चाहिए, तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, विडो रीमैरिज ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नाम दे दिया, तो इंस्टीट्यूलाइजेशन, ठीक है, चल। लास्ट होता है डिक्लाइन, लास्ट जो स्टेज है वो है डिक्लाइन। ओके, नाउ व्हाट इज डिक्लाइन? देखो,
अब सपोज कर लो मैंने इंस्टीट्यूट बना लिया और जो चेंज था वो आ गया, मतलब लोग लोग इस बात को समझ गए कि विडो रेमेज भी होनी चाहिए और सोसाइटी चेंज हो गई। मतलब अब इस इंस्टीट्यूट का कोई यूज है, कोई भी इंपॉर्टेंस है इसका? नहीं। ठीक है, जब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्या होगा? कोई यूज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इवेंचुअली इट विल डिक्लाइन। ओके, फोर स्टेजेस ऑफ सोशल चेंज आर दीस, राइट? ओके, सो हमारा जो अचीवर बैच है बेसिकली वो 5,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और आप मेरा कोड अगर यूज करोगे तो आपको थोड़े से ऑफर्स भी मिल सकते हैं, कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। ओके, सो जो फीचर्स बेसिकली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, हफ्ते में आपके प्रॉपर टाइम टेबल वाइज आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो भी लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसके स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट होंगे, पीरियोडिक टेस्ट होंगे जो कि आपको भेजे जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। उनके आंसर की भी आपको दी जाएगी। पोस्ट टेस्ट उसके डिस्कशन भी होगा। ठीक है, और लास्ट में पूरी की पूरी फुल टेस्ट सीरीज होगी जहां पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे कि कोई भी कसर बचेगी नहीं एमएट को क्रैक करने की। ओके, चलिए। Now, 58. Below are given the reasons describing why people resist coaching. Basically, तो यहाँ पे ये नीचे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं कि लोग क्यों चेंज नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, और हमको ऑड वन निकालना है, मतलब कि मतलब एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो रीजन नहीं है रेसिस्ट करने। तो हैबिट, क्या हैबिट है? हैबिट इज अ रीजन कि लोग रेसिस्ट करते हैं सोशल चेंज को। सपोज कर लो कि आप हर दिन चॉकलेट खाते हो, हर दिन, अब हैबिट बन गई आपकी, 2-3 महीने से खा रहे हो। अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप शायद उसको रोको ना, वो चेंज ना लाओ। क्यों? क्योंकि अब आपको हैबिट बन गई है। तो ऐसी जो चीजें चली हुई आ रही हैं हमेशा से, तो लोग हैबिचुअली उसको करे जा रहे हैं। तो अगर आप उनसे कहोगे कि ये गलत है, आप इसको चेंज करो या इसकी जगह कुछ और करो, तो दे विल रेसिस्ट, है ना? वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, वो कहेंगे कि भाई हमारे दादा पर दादा इस चीज को करते हुए आ रहे थे, राइट? तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे, रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, बेसिकली उनका इंटरेस्ट है, उनको मजा आता है कोई भी चीज करने में, है ना? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको क्यों चेंज करोगे? तो आप रेसिस्ट करोगे ना, अगर कोई भी आपसे कहेगा। पॉलिटिकल मैथोलॉजी, क्या ऐसी कोई चीज है? कोई क्या पॉलिटिकल मैथोलॉजी? आई डोंट थिंक सो। चलिए फोर्थ पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं। रेवरेंस ऑफ द पास्ट, रेवरेंस मतलब बेसिकली यू कैन सी रिलेवेंसी। रिलेवेंसी मतलब वही वाली चीज है कि हमारे बाप दादा ये पहले से करते हुए आ रहे हैं, हमारे रिलीजन में है ये चीज, तो हम इसको करेंगे ही करेंगे। ठीक है, भले ये गलत हो सही हो उससे हमें मतलब नहीं। तो ये भी रेसिस्ट है। तो इसका मतलब कि जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए। ओके, चलिए। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने कैसे आंसर को फाइंड आउट किया। तो मुझको वाकई में इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका होता है एलिमिनेशन मेथड का यूज। पहले मैंने वो ऑप्शंस देखे जो नहीं हो सकते हैं, जो इसका आंसर नहीं होंगे। तीन हमको मिल गए, इसका मतलब जो फोर्थ वन है वो सही होगा। तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट में। 59, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज हिंडर्ड बाय, जो एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है उसमें रुकावट, ऑब्स्टिकल कैसे आए? इन सारे ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है? ठीक है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप, क्या ये हिंडर हिंडर करेगा? नहीं करेगा। एक लीडर ही तो मॉडर्नाइज एक प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, लव फॉर द ग्लोरियस पास्ट, देखते हैं। इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके, देखिए, मास कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा इफेक्टिव, तो आप मॉडर्नाइजेशन और अच्छे से ला सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ मीडिया, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एवरीथिंग, राइट? तो ये भी हिंडर नहीं होगा। एजुकेशन तो हिंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एजुकेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो बचा क्या? बी, लव फॉर द, है ना? वही वाली चीज कि आप जो पहला था, पहले जो आपका था, मतलब जो ऐसे लोगों को कहा जाता है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल साइंस में। ओके, कि बेसिकली वो लोग जो कि पास्ट में जो चला हुआ चीज आ रही है उसको चेंज नहीं होने जाती, क्योंकि वो लोग उससे लव करते हैं, उसको रिस्पेक्ट। गॉट इट? नाउ 16, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन एज एन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो एजुकेशन को एक एजेंट मानती है, किस चीज? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर,
डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स या डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिस्टिक एटीट्यूड। देखिए, क्रिएटिविटी सोशियोलॉजी से कुछ मिलता नहीं है, नहीं होगा। वोकेशनल स्किल्स नहीं होगा। बचे दो, ए और बी। डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, एजुकेशन सिर्फ आइडियलिज्म के बारे में तो नहीं पढ़ाता, सारी फिलोसफीज के बारे में पढ़ाता तो नहीं। बचा क्या? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। यस, इट ट्रांसमिट द कल्चर, इट हेल्प्स इट, राइट। सो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे एक टर्म है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं दो टर्म से। दो टर्म्स कौन सी हैं? एक है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एक है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो बेसिकली इस चीज की स्टडी करता है कि कैसे सोसाइटी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। और एजुकेशनल सोसाइटी सोशियोलॉजी में क्या होता है कि जो भी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम किसमें? एजुकेशनल सेटिंग। गॉट इट? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। आई होप कि थोड़े बहुत डाउट्स जो मैंने कोशिश की है कि आपके क्लियर हो पाए। और अगर आपको ये लगता है कि वाकई में आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हैं, तो कमेंट करिए, लाइक करिए। और अगर आपका मन हो, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जरा थोड़ा सा भी मन हो और अगर एमएट ट्रैक करना है तो प्लीज आप हमारे हमारे साथ ज्वाइन करिए। हम लोग बहुत ही इजीली, एकदम फ्लुएंटली, इतने इजी, आराम आराम से पूरा पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे और इजीली आप एमएट के अंदर एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि हमारी कोचिंग ही एक ऐसी कोचिंग है जो एमएट की कोचिंग, एमएट के कोर्सेज कराती है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड थैंक यू। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके।